Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about International Labour Day. This topic is going to be important from our syllabus GS Paper 1 World History point of view. So current context देखते हैं. Why are we discussing about International Labour Day? क्योंकि कल का दिन यानी कि 1 मई इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल लेबर डे. इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट या रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स इन डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड. और 1 मई को ही क्यों इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है उसकी भी एक हिस्ट्री है, वो थोड़ा समझते हैं. तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो मिड ऑफ 19th सेंचुरी में आया था, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन्स आने लगे थे, इसके बारे में हमने अपने इकोनॉमी फाउंडेशन क्लास में भी देखा है. तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी और जो वर्कर्स एम्प्लॉयड भी थे इंडस्ट्रीज में, अब उनको लंबे समय तक काम करना पड़ रहा था, एंड दैट टू फॉर लेसर वेजेस. दे वर फोर्स्ड टू वर्क इन अनसेफ कंडीशंस एंड पर डे दे वर एक्सपेक्टेड टू वर्क 12 और 16 आवर्स ए डे. तो वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी बढ़ गई थी और यही कारण है कि दुनिया के अलग अलग जगहों में वर्कर्स के बीच में एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा था. और फिर 1 मई 1886 को यूएस के अंदर वर्कर्स ने अलग अलग जगहों पे स्ट्राइक किया है. इसी तरीके का एक मेजर स्ट्राइक हुआ इन शिकागो सिटी, जहाँ पे जो लेबर यूनियन थे वो डिमांड कर रहे थे दैट वर्कर्स शुड नॉट बी फोर्स्ड टू वर्क मोर देन 8 आवर्स अ डे. जो शिकागो के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था वर्कर्स का, वो प्रोटेस्ट थोड़ा वायलेंट हो गया. किसी ने तो बम फेंक दिया एट पुलिस, फिर पुलिस ने भी रिट्रीब्यूशन किया जिसमें कई सारे प्रोटेस्टर्स वर्कर्स मारे गए, कुछ पुलिसमैन की भी डेथ हुई. ये जो इंसिडेंट हुआ शिकागो के अंदर, दैट हैपेंड एट ए पर्टिकुलर प्लेस जिसको कहा जाता है हे मार्केट स्क्वायर. तो इसी कारण से जो वायलेंस हुआ इन शिकागो, इसको नाम दिया गया है हे मार्केट अफेयर. अब हे मार्केट अफेयर became one of the symbolic event with respect to workers' protest across the world, which was mainly centered around allowing workers or making workers to work only 8 hours a day. तो ये हो गया सब 1886 में. हे मार्केट अफेयर हुआ 1886 में इन शिकागो सिटी. फिर उससे लगभग 3 साल बाद 1889 में एक ग्लोबल लेवल पे कम्युनिस्ट लोगों की ग्रुपिंग हुई जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल. तो सेकेंड इंटरनेशनल एग्जैक्टली क्या है, कैसे बना, वो मैं अगले पेज पे आपको समझाऊंगा. अभी के लिए समझिए कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म था कम्युनिस्ट एंड वर्कर्स के यूनियन का, जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल. उसने हे मार्केट अफेयर के 3 साल बाद 1889 में फैसला किया कि 1 मई शुड बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल लेबर या इंटरनेशनल वर्कर्स डे. और इस दिन हम लोग वर्कर्स डे मनाएंगे और हर साल ये रिजोल्यूशन लेंगे कि वर्कर्स शुड नॉट बी फोर्स टू मेक और फोर्स टू वर्क मोर देन 8 आवर्स अ डे. तो 1889 में सेकेंड इंटरनेशनल में फैसला हुआ कि 1 मई को पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल लेबर्स डे या वर्कर्स डे की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा. धीरे धीरे ये रिजोल्यूशन दुनिया के अलग हिस्सों में भी फैला, यूरोप में, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एंड नाउ मोर और लेस इट इज अ काइंड ऑफ ग्लोबल सेलिब्रेशन, जहाँ पे 1 मई को मे डे या इंटरनेशनल लेबर या वर्कर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हर साल हम लोग याद कर पाए द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स इन बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, एज वेल एज एक रिजोल्यूशन हर साल ले पाए कि वर्कर्स शुड नॉट बी मेड टू वर्क फॉर मोर देन 8 आवर्स अ डे. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेकेंड इंटरनेशनल की, कि ये क्या था जहाँ पे ये मे डे का रिजोल्यूशन पास किया गया था. बट सेकेंड इंटरनेशनल से पहले ऑब्वियसली हमें समझना होगा अबाउट द फर्स्ट इंटरनेशनल. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जनरल या जनरली इसको कहा जाता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल. तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल was an international platform created with the aim of unifying the global communist forces across the world. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो लेबर्स के इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनको एक साथ यूनाइट करने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया गया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल.
तो फर्स्ट सच कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वाज क्रिएटेड इन 1864। ये लगभग 12 साल तक चला, 1876 में ये डिसॉल्व हो गया। तो फर्स्ट इंटरनेशनल या फर्स्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल where workers were united across the world in order to demand political and economic reforms ताकि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। फर्स्ट इंटरनेशनल के बनाने में सबसे प्रोएक्टिव रोल प्ले किया कार्ल मार्क्स। उन्होंने खुद 1867 में उनकी बुक भी आ गई थी 10 कैपिटल। एंड यू ऑल नो कि कार्ल मार्क्स इज पायनियर इन एडवोकेटिंग वर्कर्स राइट अक्रॉस द ग्लोब। तो फर्स्ट इंटरनेशनल बना, वर्कर्स की राइट की बात हुई यहाँ पे। दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे जो सोशलिस्ट या लेबर मूवमेंट्स चल रहे थे वो सब यहाँ इकट्ठा हुए। बट फर्स्ट इंटरनेशनल गॉट डिसबैंडेड इन 1876 बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंगस्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन मिल करके उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल बनाया था, उनके बीच में डिफरेंसेस होने लगे। कुछ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का मानना था कि वी शुड गो फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन, पूरी तरीके से सोशलिस्ट मॉडल हमें लाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद कम्युनिज्म लाने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमने इकोनॉमी की क्लास में डिस्कस किया है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिवॉल्यूशन विल कम बट ऑन इट्स ओन इन स्पॉन्टेनियस मैनर। बट सम लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड डिमांडिंग कि द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या फर्स्ट इंटरनेशनल शुड ट्राई टू ब्रिंग कंप्लीट रिवॉल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। जबकि इसी फर्स्ट इंटरनेशनल के अंदर जो कुछ दूसरे लेबर ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनका मानना था कि वी शुड बी जस्ट फोकसिंग ऑन ब्रिंगिंग बेसिक रिफॉर्म्स ताकि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कम हो सके, वर्कर्स को एक बेसिक डिसेंट वेजेस मिल पाए, एंड दे शुड नॉट बी फोर्स टू वर्क मोर देन 8 आवर्स ए डे। तो यहाँ पे डिफरेंसेस हो गए। कुछ लोग चाहते थे कि बस लेबर रिफॉर्म तक ही हमारा कंसर्न रखा जाए, कुछ लोग चाहते थे पूरे दुनिया भर में आइडियोलॉजिकल चेंजेस लाए जाए और सिस्टेमिक बदलाव करके पूरे दुनिया भर में सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म लाया जाए। इस कारण से ये फर्स्ट इंटरनेशनल अल्टीमेटली 1876 में डिसबैंडेड हो गया बिकॉज ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस। फिर 1889 में, राइट आफ्टर डेथ ऑफ कार्ल मार्क्स, after a few years of that, the second international was created with the same agenda to promote socialism across the world and coordinate action amongst socialist parties across the world. सेकेंड इंटरनेशनल को बनवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रेडरिक एंजल्स ने, हु वाज एन एसोसिएट ऑफ कार्ल मार्क्स। लेबर मूवमेंट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करना अगेन इसका एजेंडा था अक्रॉस द वर्ल्ड। और यही सेकेंड इंटरनेशनल ने, मैंने आपको पहले ही बताया, सेकेंड इंटरनेशनल में ही फैसला हुआ था 1889 में कि वी विल बी सेलिब्रेटिंग फर्स्ट में अक्रॉस द वर्ल्ड आज इंटरनेशनल वर्कर्स या लेबर डे। सेकेंड इंटरनेशनल कोलैप्स्ड इन 1916। 1916 में इसके कोलैप्स के पीछे बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया था 1914 में, इट स्पैंड टिल 1918। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ तो फिर सेकेंड इंटरनेशनल के जो मेंबर्स थे उनके बीच में डिफरेंसेस पड़ने लगे, क्योंकि अब मेंबर जो हैं वो कंफ्यूज थे कि क्या उनको अपने अपने देशों की सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, या तो फिर उनको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल। क्योंकि प्लीज याद कीजिए, मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको सिखाया है एक कोट कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म के लिए बड़ा ही फंडामेंटल आइडिया प्ले करता है। दैट कोट वाज रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। और वहां पे मैंने आपको बताया कि बाय रिलीजन कार्ल मार्क्स डिड नॉट मीन ओनली रिलीजन, ही मेंट एवरी मैन्युफैक्चर्ड आइडियाज विच आर नॉट रियल, they have been created by the capitalist class in order to exploit the worker class by keeping them divided। तो उसमें से एक रिलीजन है, इसको बनाया गया है। दूसरा कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, जो कार्ल मार्क्स के हिसाब से बनाया गया है ताकि वर्कर क्लास आपस में डिवाइडेड रहें। दुनिया में लोगों की बस एक ही आइडेंटिटी है, आइदर दे आर वर्कर और दे आर कैपिटलिस्ट। मार्क्स कहते हैं कि बाकी सारी आइडेंटिटी बना करके इम्पोज की गई है सो दैट द वर्कर क्लास रिमेन डिवाइडेड अमंग्स देमसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई मार्क्सिज्म does not believe in nationalism, it believes in internationalism, it believes in fraternity amongst the worker class across the world, and that unity and fraternity should be against the capitalist class who are the ultimate exploiter of worker class। अब वर्ल्ड वॉर वन जब चल रहा था तो सेकेंड इंटरनेशनल के जो मेंबर्स थे वो आपस में कंफ्यूज हो गए कि क्या उन्हें अपने अपने देशों की सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वॉर जो है वो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स के अराउंड बेस्ड होता है। जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक कंडीशंस हैं, तो हम दोनों ही देशों के बीच में, जैसे भारत में हम हैं, हम सब के अंदर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट थोड़ी और मजबूत हो गई है, तो वॉर फ्यूल्स नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स।
वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स फ्यूल हो रहे थे अमंग्स द मेंबर ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल, और मार्क्सिज्म जो है वो नेशनलिज्म के अगेंस्ट है। इट गोज टू द लेवल ऑफ इंटरनेशनलिज्म या ग्लोबल फ्रेटर्निटी। उसके हिसाब से नेशनलिज्म एक मैन्युफैक्चर्ड आइडिया है। तो ये इंटरनल डिफरेंसेज आने लगे, कुछ लोगों के मन में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जाग रहे थे वर्ल्ड वॉर वन के कारण, एंड दैट internal differences amongst the members of Second International ultimately led to collapse of Second International in 1916 during World War II. Right after World War II, रसिया के अंदर फिर सोशलिस्ट मॉडल आया अंडर लेनिन, एंड लेनिन स्टार्टेड थर्ड इंटरनेशनल, जिसको कॉमन टर्म में कहा गया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, या इसको थर्ड इंटरनेशनल कह सकते हैं, अगेन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड द गोल वाज टू यूनाइट द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट फोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। The third international dissolved during World War II. Again, the same reason. जब भी वर्ल्ड वॉर होगा तो दैट मीन्स नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स आर ऑन पीक, और उस केस में ये इंटरनेशनल आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म को सस्टेन कर पाना कठिन हो जाएगा। तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान थर्ड इंटरनेशनल गॉट डिसॉल्व्ड। लेकिन थर्ड इंटरनेशनल पहले ही वीक हो गया था। वर्ल्ड वॉर टू में तो ऑफिशियली डिसॉल्व हुआ, बट ये पहले ही वीक हो गया था, और कई सारे इंटरनल डिवीजन हो गए थे थर्ड इंटरनेशनल में। तो थर्ड इंटरनेशनल के डिसॉल्व होने से पहले ही ऑफिशियली एक और इंटरनेशनल स्टार्ट हो गया था, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्थ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, स्टार्टेड इन 1939 बाय लियोन ट्रॉट्स्की। तो ट्रॉट्स्की वाज स्टार्क क्रिटिक ऑफ सोवियत यूनियन, स्पेशली स्टालिन। तो स्टालिन से डिफरेंसेस के कारण ट्रॉट्स्की स्टार्टेड अ सेपरेट इंटरनेशनल, फोर्थ इंटरनेशनल, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है बट इन अ वीक या फ्रैगमेंटेड फॉर्मेट। तो ये हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री अबाउट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट वर्ल्ड, कैसे कैसे प्रोग्रेस हुए। बाकी इकोनॉमिक्स की क्लास में भी हम लोग देखते हैं कि कार्ल मार्क्स, आई जस्ट होप आपको याद आ रही होगी बात, कार्ल मार्क्स की फिलोसफी के बेसिस पे सोवियत यूनियन बना, एंड देन वी हैड सीन अबाउट जॉन मेयर्ड केनीज, हिज आइडियाज, जिसके बेसिस पे फिर थोड़े से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए इन वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड हाउ आफ्टर 1991 it is believed that with disintegration of USSR the ideology of Karl Marx has proved to be wrong। ऐसी अभी की अंडरस्टैंडिंग है। तो इकोनॉमिक्स क्लास के जो भी आइडियाज हमने डिस्कस किए उसको प्लीज यहाँ पे रिलेट कीजिए। नाउ लेट अस सी कि जैसा मैंने आपको बताया इंटरनेशनल लेबर डे तो मनाना शुरू किया गया 1889 में फैसला किया गया, धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग देशों में स्प्रेड हुआ। भारत के अंदर कैसे स्प्रेड हुआ, 1923 में पहली बार भारत के अंदर इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया इन चेन्नई। तो भारत के अंदर एक पार्टी थी लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, उसके एक लीडर कम्युनिस्ट लीडर मलयपुरम श्रृंगारुल चेट्टियार, इन्होंने भारत के अंदर इंटरनेशनल लेबर डे मनाने की शुरुआत की। इन्होंने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया कि 1 मई शुड बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे इन ऑर्डर टू सिंबलाइज एफर्ट्स एंड वर्क ऑफ द वर्कर्स। तो इन्हीं के कंट्रीब्यूशन या एफर्ट्स के कारण भारत के अंदर इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेचुरल हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। नेचुरल हाइड्रोजन को हम लोग व्हाइट हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये वो हाइड्रोजन है जो अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा 3 और हाइड्रोजन के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू या ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रे, ब्लू या ग्रीन हाइड्रोजन जो है दे आर टेक्निकली डिफरेंट फ्रॉम व्हाइट और नेचुरल हाइड्रोजन, क्योंकि ग्रे, ब्लू या ग्रीन हाइड्रोजन जो है दे आर इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन, जबकि व्हाइट हाइड्रोजन इज नेचुरली अकरिंग विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ग्रे, ब्लू या ग्रीन हाइड्रोजन आपस में अंतर है इनमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ प्रोडक्शन। ग्रे हाइड्रोजन में क्या किया जाता है कि नेचुरल गैस दैट इज मीथेन CH4, उसमें से कार्बन को रिमूव कर दिया जाता है और हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। कार्बन को रिलीज कर दिया जाता है इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे सिग्निफाइज दैट दिस प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मेशन इज नॉट वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। इसके तुलना में थोड़ा बेहतर होता है ब्लू हाइड्रोजन, जिसमें नेचुरल गैस से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, बट रिजल्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बीनीथ द अर्थ सरफेस। तो इस हाइड्रोजन को कहा जाएगा ब्लू हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसमें क्या किया जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से वाटर को, H2O को ब्रेक किया जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। तो इस प्रोसेस से प्रोड्यूस होने वाला हाइड्रोजन को कहा जा सकता है एनवायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन, एंड दैट इज व्हाई दिस हाइड्रोजन इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। व्हाइट हाइड्रोजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो हाइड्रोजन है, इन ऑल द 4 केसेस हाइड्रोजन सेम ही है।
बट जिस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस पे उसको अलग अलग नाम दिया गया है, ग्रे, ब्लू या ग्रीन हाइड्रोजन और इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन्स। बट उसमें भी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली उसको कहा गया है ग्रीन, जो लेसर इन्वायरमेंट फ्रेंडली उसको कहा गया ब्लू, एंड इन्वायरमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव उसको कहा गया है ग्रे, जबकि नेचुरल या व्हाइट हाइड्रोजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। अब नेचुरल हाइड्रोजन हमारे अर्थ क्रस्ट में उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा अब हमारे एक्सप्लोरर्स का मानना है। जो जोग्राफर्स जियोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि हाइड्रोजन डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट कुड मीट द फ्यूल ऑफ कमिंग जनरेशंस, मीट द फ्यूल नीड्स ऑफ कमिंग जनरेशन, दैट इज व्हाट इज बीइंग नोन एज फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। और हाइड्रोजन चूंकि इंपॉर्टेंट सोर्स है क्लीन एनर्जी का, क्योंकि हाइड्रोजन को जब भी हम बर्न करते हैं तो एनर्जी तो मिलती ही है, एट द सेम टाइम बाई प्रोडक्ट में रिलीज होता है वाटर वेपर H2O। और अच्छी बात क्या हो सकती है, कार्बन बेस्ड सोर्सेज को जब भी हम बर्न करते हैं तो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बट हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो एनर्जी मिलती है एंड बाई प्रोडक्ट में निकलता है H2O। तो इट इज अ डीकार्बनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग कॉल्ड एज फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। इट ऑफर्स अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। भारत का जो लक्ष्य है नेट जीरो इमिशन करना बाय 2070, वो अचीव करने में नेचुरल हाइड्रोजन कुड बी क्वाइट यूजफुल। नेचुरल हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना एंड देन यूटिलाइज करना कैन बी इन कॉस्ट फ्रेंडली ऑल्सो, क्योंकि एक्सप्लोरर्स या जियोलॉजिस्ट का मानना है कि द कॉस्ट ऑफ नाइट्रोजन नेचुरल हाइड्रोजन वुड बी मच लेस एज कम्पेयर टू ग्रे, ब्लू या ग्रीन हाइड्रोजन। का मानना है कि अगर सही साइंटिफिक तरीके से व्हाइट हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया गया तो इट वुड कॉस्ट अस लेस देन $1 पर केजी। तो इट वुड मेक इट चीपर ऑल्सो एज कंपेयर टू ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नेचुरल फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के अंदर बनता कैसे वो भी जरा देखते हैं। सो लॉट ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस कीप्स ऑन गोइंग दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बीनीथ द अर्थ सरफेस। एक प्रोसेस होता है, इसको कहा जाता है सर्पेंटाइनाइजेशन, जिसमें वाटर रिएक्ट्स विथ आयरन रिच रॉक्स इन ऑर्डर टू क्रिएट हाइड्रोजन बीनीथ द अर्थ सरफेस। दूसरा होता है रेडियोलाइसिस विच ब्रेक्स डाउन वाटर मॉलिक्यूल बाय रेडियो एक्टिव रॉक्स। तो रेडियो एक्टिव रॉक्स जब वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं तो उससे हाइड्रोजन क्रिएट होता है। दैट इज ऑल्सो अ वे थ्रू विच नेचुरल या व्हाइट हाइड्रोजन इज क्रिएटेड। इस मेथड को कहा जाता है रेडियोलाइसिस। एंड देन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, दैट ऑल्सो इज बेसिस फॉर नेचुरल हाइड्रोजन फॉर्मेशन। भारत के अंदर अगर हाइड्रोजन रिच रीजन्स की बात की जाए तो दे आर मेनली इन टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज, जहाँ पे भी टेक्टोनिक इंटरैक्शन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा मिलता है। बसाल्टिक रॉक्स में हाइड्रोजन ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा हाइड्रोथर्मल सिस्टम, जहाँ पे भी बीनीथ द अर्थ सरफेस वाटर लगातार हीटेड होता रहता है, हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स, वहाँ पे भी हाइड्रोजन रिच एरियाज पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ पे भी हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पाए जाते हैं। भारत के अंदर अगर एग्जैक्टली बात की जाए किन किन एरियाज में व्हाइट हाइड्रोजन मिलता है तो क्राटोनिक बेल्ट्स दीज एरियाज, क्राटोनिक बेल्ट्स दीज आर ओल्डर लैंड मास, धारवाड़, सिंहभूम, क्राटोनिक बेल्ट्स। सेडिमेंट्री रीजन में भी मिलता है, इसे विंध्या कडप्पा रीजन में भी मिलता है हाइड्रोजन। Ophiolitic zones are those zones which have raised above the ओशनिक सरफेस बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक इंटरैक्शन, जैसे कि अंडमान आइलैंड्स या फिर हिमालय, जहाँ पे टेक्टोनिक इंटरैक्शन के कारण द लैंड मास इज कंटिन्यूसली राइजिंग, उन सबको आ जाता है ओफियोलिटिक जोन्स। वहाँ पे भी हाइड्रोजन इन नेचुरल फॉर्मेट या वाइट फॉर्मेट मिलता है। तो ये सब एरियाज है जहाँ पे भारत में नेचुरल हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेचुरल हाइड्रोजन के ऊपर ये मेंस में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है नेचुरल हाइड्रोजन, उसका क्या सिग्निफिकेंस इन सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट गोल, जियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं, ये सब के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑरेंज इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो भारत सरकार ने एक ग्लोबल समिट करवाई है इन मुंबई, जिसका नाम है वेव्स। वेव्स का पूरा नाम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। सो ये जो वेव समिट है, इट विल एक्ट एज ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू प्रमोट इट्स क्रिएटिव इकोनॉमी, जिसको हम लोग ऑरेंज इकोनॉमी भी कहते हैं। वेव समिट को इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद। तो मुद्दा यह है कि वेव समिट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है, वेव समिट कहाँ कराई गई है? मुंबई में। इनॉग्रल फर्स्ट वेव समिट हैज बीन कंडक्टेड इन मुंबई।
वेव समिट कराई गई है ताकि भारत अपने ऑरेंज इकोनॉमी को, जिसको हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं, उसको प्रमोट कर सके। अब समझते हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी होती क्या है। ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी वो डायमेंशन ऑफ इकोनॉमी है जहां पे फोकस ज्यादा रहता है क्रिएटिविटी पे, अपने देश के कल्चर को प्रोटेक्ट करने पे, विच इज मेनली सेंटर्ड अराउंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो थोड़ा और ध्यान से समझते हैं तो समझ आ जाएगा कि क्या है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी में वो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट किए जाते हैं जहां पे आइडियाज एंड इमेजिनेशंस आर मेन, यू कैन कॉल देम मेन रॉ मटेरियल्स। फिजिकल लेबर या नेचुरल रिसोर्सेज भी होंगे बट उनका इंपॉर्टेंस कम है, आइडियाज एंड इमेजिनेशन का रोल ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल फिल्म इंडस्ट्री, उसमें फिल्म बनाने के लिए आपको एक बढ़िया स्टोरी चाहिए, एक्टिंग चाहिए, तो आइडियाज एंड इमेजिनेशंस आर मेन रॉ मटेरियल। वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहा जाता है ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी। वीडियो गेमिंग, फैशन डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन ऑन यूट्यूब, पॉडकास्ट, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स पे जो कंटेंट होता है, बुक पब्लिशिंग, ये सब को कहा जाता है पार्ट ऑफ क्रिएटिव या ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी is flourishing these days. It can help in creating more and more jobs. Orange economy generally grows in association with digital media. So with advent of more and more digitalization of different dimensions of our life, orange economy is also on the boom. ऑरेंज इकोनॉमी से इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही होगा, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग आवर कल्चरल आइडेंटिटी एंड सॉफ्ट पावर। क्योंकि जब हम जैसे फिल्म बनाया RRR या लगान फिल्म बनाया तो इससे देश के बारे में पूरे दुनिया भर को पता है। इन फिल्मों को दुनिया भर में अप्रिसिएट किया गया है, अलग अलग इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन से कि ऑरेंज इकोनॉमी हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग कल्चरल आइडेंटिटी एज वेल एज सॉफ्ट पावर। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को तो प्रमोट करता ही है, इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू GDP इन करेंट ईयर्स, इन कमिंग ईयर्स। मुकेश अंबानी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था इस वेव समिट में, और वहाँ पे उन्होंने बोलते हुए कहा कि भारत का जो ऑरेंज इंडस्ट्री है करेंटली उसका वर्थ है समवेयर क्लोज टू $28 बिलियन, बट आने वाले साल में इट कैन ईजिली क्रॉस $100 बिलियन, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं, मुकेश अंबानी जी के कोट को भी लिख सकते हैं इफ ए क्वेश्चन कम्स ऑन ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर ये बेसिक सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, तमिलनाडु की सरकार ने एक कमेटी बनाई है हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस कुरियन जोसेफ। इस कमेटी को काम दिया गया है टू रिव्यू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एंड सजेस्ट मेजर्स कि कैसे भारत के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए पास्ट में जो कमिटीज बनाई गई हैं, जिनके ऊपर प्रीलिम्स एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में जरा देख लेते हैं। ये तो हो गई करंट जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी में। पास्ट में भी ऐसी कमेटी बनाई जा चुकी है। फॉर एग्जांपल राजमन्नार कमेटी वाज क्रिएटेड इन 1969। इट वाज आल्सो सेट अप बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट ओनली इन ऑर्डर टू मेक सजेशंस ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस इंप्रूवमेंट। सरकारिया कमीशन एंड पूंछी कमीशन, ये दोनों कमीशन भी इसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाई गई थी, बट सरकारिया एंड पूंछी कमीशन वेयर क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Sarkaria Commission in 1983 and Poonchi Commission in 2007 were created by the central government with the aim of having ideas ki how center and state relations could be strengthened. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आर्टिकल 21 से संबंधित जो प्रश्न था उसमें इनकरेक्ट पूछा गया, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, दैट इज 3 ओनली। मैंने गलती से यहाँ पे 1 and 3 लिख दिया था, आई इंटेंडेड टू राइट 3 ओनली। करेक्ट आंसर वुड बी 3 ओनली। सेंसस इन इंडिया, सेंसस से संबंधित पहला स्टेटमेंट गलत है। सेंसस कंडक्ट करना इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। हर 10 साल पे सेंसस कंडक्ट करना इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये सेंसस एक्ट ऑफ 1948 में लिखा है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड प्राइमरी पर्पस ऑफ EIFA इज विथ रिस्पेक्ट टू, आई एम सो सॉरी, इट विल बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। करेक्ट आंसर विल बी बी। गलती से यहाँ पे सी पे टिक किया हुआ है, इट विल बी आंसर विल बी बी। एम फॉर नेचर में दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।